मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम, जो मेवाड़ वाला भूभाग था, शुरुआती भूभाग, उसके प्राचीन नाम देखते हैं, किस किस नाम से पुकारा जाता था। पहला है सीवी जनपद। पहला क्या है? सीवी जनपद। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं डायरेक्ट आपको समझा ही दूंगा। सीवी जाति के बाहुल्य के कारण, सीवी जाति के बाहुल्य के कारण, अभी समझाऊंगा, मैं एक बार लिख रहा हूं। तांबे के सिक्के पर मज्जिमिकाएं तांबे के सिक्के पर मज्जिमिकाएं सीवी जनपदस लिखा मिला। राजधानी, राजधानी भी थी सीवी जनपद की। माध्यमिका नगरी, चित्तौड़ में माध्यमिका नगरी। प्रागवाट, करकबेल, करकबेल जगह है, करकबेल है, ये ब है, थोड़ा सा सही लिख दे, करकबेल, करकबेल एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये शिलालेख में हंसपाल वेरी सिंह व विजय सिंह का उल्लेख। अब लेते हैं मेद पाठ। मेर या मेव या मेद के बाहुल्य के कारण। सर वीडियो स्लो चल रही है शायद। सर हिस्ट्री को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन मेवाड़ वंश कंप्लीट हो जाए, गुहिल वंश कंप्लीट हो जाए, आज समझ लेना आप कि लास्ट 10 दिन, मतलब मैंने आपसे कहा था 26 जनवरी के आसपास तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। कोशिश है 26 जनवरी तक मेरी तरफ से अच्छे से डीपली चलूंगा, भगूंगा नहीं, स्पीड में नहीं चलूंगा, फिर भी कोर्स अच्छे से होगा। ठीक है दोस्तों?
सुनीता गहलोत जी नमस्कार। सुनीता जी गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार जी कह रहे से गुहिल वंश मेवाड़ में, हाँ मेवाड़ के प्राचीन नाम लिखे ना मैंने। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो मेवाड़ वाला भौगोलिक क्षेत्र है, इसे पहले सीवी जनपद के नाम से पुकारा जाता था। सीवी जाति के लोग थे जो पंजाब वाले क्षेत्र में रहते थे। राजस्थान का ऊपरी जो हिस्सा है पंजाब और हरियाणा का है। जब पंजाब पर अलेक्जेंडर सिकंदर ने आक्रमण किया, अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर कहते हैं, सिकंदर ने आक्रमण किया, उस दौरान जो सीवी जाति के लोग थे वो ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ आए। तो नीचे की तरफ जब आए तो वर्तमान समय में उस भूभाग को हम राजस्थान कहते हैं। राजस्थान वाले भूभाग में वो मेवाड़ वाले क्षेत्र में आए थे और वहीं आकर रहने लग गए। सीवी जाति के बाहुल्य के कारण वो सभी जो क्षेत्र थे जहां सीवी जाति के लोग रहे, उस पूरे क्षेत्र को सीवी जनपद कहा गया। क्या कहा गया? सीवी जनपद। जब भूभाग जनपदों में बटा हुआ था उस समय उस भूभाग को सीवी बाहुल्य के कारण सीवी जनपद कहा गया। हमें यह जानकारी मिलती है एक तांबे के सिक्के से। एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ जिस पर लिखा हुआ है मज्जीमिकाय सीवी जनपदस, मज्जीमिकाय सीवी जनपदस। सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका नगरी, जो चित्तौड़ में, जिसका वर्तमान समय में क्या नाम है? नगरी। उस समय क्या नाम हुआ करता था? सीवी जनपद के समय माध्यमिकाय। क्या नाम हुआ करता था? मज्जीमिकाय, माध्यमिका। नेक्स्ट है प्रागवाट। करगबेल, एमपी में करगबेल में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें गुहिल वंश के हंसपाल, वेरी सिंह और विजय सिंह, इन 3 राजाओं का वर्णन मिलता है। और उस अभिलेख में यह लिखा गया है कि जो मेवाड़ के ये 3 राजा हैं, इन्होंने प्रागवाट पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? प्रागवाट पर। ये तीनों राजा गुहिल वंश के राजा है और इन्होंने सीवी जनपद वाले भूभाग पर अधिकार कर रखा था। तो फिर सीवी जनपद बाद में प्रागवाट कैसे बन गया? जब यूनानियों ने, मिनेंडर ने सीवी जनपद पर आक्रमण किया, सीवी जनपद वाले क्षेत्र पर यवनों ने आक्रमण किया, उस दौरान सीवी जाति के लोग वहां से चले गए। फिर उस जगह कोई ना कोई नए व्यक्ति आए, वो रुके और उन्होंने उस जगह को प्रागवाट नाम दिया। फिर बाद में जब गुहिल वंश के वेरी सिंह, विजय सिंह, हंसपाल को पता चला कि इस भूभाग को प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था, तो उन्होंने प्रागवाट का जिक्र किया। जब गुहिलों ने प्रागवाट पर अधिकार किया था उस समय यहां पर मेर, मेव या मेद जाति का बाहुल्य था। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिल। गुहिल ने मेरों को हराया था, या फिर बात करें मेव जाति के लोगों को हराया था और उस क्षेत्र पर अधिकार किया था। इस कारण हम इसे कहते हैं मेदपाठ। क्या कहते हैं? मेदपाठ। अगर हम बात करें तो गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। 24 शाखाएं हैं गुहिल वंश की। हम पढ़ेंगे क्या क्या मेवाड़ वंश में? गुहिल वंश में तो हम पढ़ेंगे मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और शाहपुरा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, इन 5 में गुहिल वंश है। तो हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे इन 5 जगह। मेन प्रमुख शाखाएं लिखी है मैंने गुहिल वंश की। 400 में भी थे,
महाराष्ट्र में भी थे, नेपाल में भी थे। नेक्स्ट है गुहिल वंश की उत्पत्ति। तो गुहिल वंश है, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। सबका अलग अलग मत है। जीएच ओझा साहब, गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया, तो उन्होंने गुहिल को भी सूर्यवंशी बताया। चौहानों को क्या बताया था? सूर्यवंशी। तो इन्हें भी क्या बताया? सूर्यवंशी। जीएच ओझा, जीएच ओझा जी ने चौहानों को क्या बताया? सूर्यवंशी। गुहिलों को भी क्या बताया? सूर्यवंशी। जीएच ओझा के अनुसार सूर्यवंशी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है डीआर भंडारकर लेते हुए। डीआर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, भंडारकर जी ने क्या कहा? डीआर भंडारकर ने आहार शिलालेख के आधार पर, आहार शिलालेख के आधार पर आहार शिलालेख के आधार पर, डीआर भंडारकर ने आहार शिलालेख के आधार पर ब्राह्मण बताया। क्या बताया? ब्राह्मण बताया। किन्होंने बताया? डीआर भंडारकर ने। अबुल फजल, अबुल फजल, जैसे भंडारकर जी ब्राह्मण बता रहे हैं, तो अबुल फजल ने कहा कि जो गुहिल है ये ईरान का एक राजा था। ईरान के आदिल 9 शेर खा के वंशज है। किसके वंशज है? ईरान के आदिल 9 शेर खा के वंशज। किसने कहा? अबुल फजल ने। फिर नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं तो ले लेते हैं अब तो कर्नल जेम्स टोड है भाई। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसने चौहानों को विदेशी बताया, और विलियम क्रूक और स्मिथ उसका समर्थन करते हैं। तो यहां पर कर्नल जेम्स टोड गुहिल के बारे में कहता है कि जो गुहिल है ये वल्लभी नगर के शिलादित्य के वंशज है। वल्लभी नगर गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। वल्लभी नगर के शिलादित्य के वंशज। उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। इन मत के बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पंकज जी प्रणाम, जुझारदन जी गुड मॉर्निंग। चलो अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन सभी के बारे में। क्वेश्चन भी बनता है यहां से एग्जाम में। क्वेश्चन यही बनता है कि राजपूतों को सूर्यवंशी कहने वाले कौन थे? तो जीएच ओझा साहब, जीएच ओझा साहब ने राजपूतों को सूर्यवंशी कहा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को भी सूर्यवंशी कहा और गुहिलों को भी सूर्यवंशी कहा। डीआर भंडारकर ने आहार शिलालेख के आधार पर ब्राह्मण बताया। आहार शिलालेख में गुहिलों को ब्राह्मण बताया हुआ है।
तो D.R. भंडारकर ने जब 8 शिलालेख पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई जो गुहिल है ये तो ब्राह्मण है। गुहिल क्या है? ब्राह्मण। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में काल भोज को ब्राह्मण बताया गया है। काल भोज के लिए विप्र शब्द का उपयोग किया गया है। अबुल फजल कहता है कि जो गुहिल है ये ईरान का बादशाह था नौशेर खां, उसके वंशज है। उसका कहने का मतलब है कि जो ईरान का बादशाह था नौशेर खां, वो भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण के दौरान वो मेवाड़ वाले भूभाग तक पहुंच चुका था और विजय प्राप्त कर रहा था। फिर उसे बाद में पता चला कि ईरान वाले क्षेत्र पर अन्य किसी शक्ति ने आक्रमण कर दिया है। वो उस शक्ति को कुचलने के लिए ईरान वापस जाता है और उसी दौरान युद्ध में मारा जाता है। उस ईरान के राजा आदिल नौशेर खां के वंशज जो अब भारत में ही है, उन्होंने ही गुहिल वंश की नींव रखी थी। ये बात कहने वाले कौन है? अबुल फजल। फिर है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को तो हमने जो कहानी सुनाई वो लिख दी। कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान का इतिहास इकट्ठा कर रहा था तब उसे पता चला कि जो गुहिल है ये वल्लभी नगर के राजा शिलादित्य के वंशज है। कि गुजरात में वल्लभी नगर एक जगह है जहां राजा था शिलादित्य, जिसके रानी थी पुष्पावती। कौन थी रानी? पुष्पावती रानी थी। उस रानी के 3-4 लड़कियां हो चुकी थी लेकिन अभी तक लड़का नहीं हुआ। राजकुमारियां हो चुकी है लेकिन अभी तक राजकुमार नहीं हुआ है। इस दौरान वह जो पुष्पावती आबू की राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है? आबू की। वो आबू जाती है मन्नत मांगने के लिए अपनी आबूरदा माता के कि मैं मन्नत मांग कर आती हूं कि हमें पुत्र हो। राजा शिलादित्य कहता है ठीक है आप मन्नत मांगने जाओ, कोई सुविधा चाहिए तो वो भी ले जाओ। बोला नहीं ठीक है। रानी चली जाती है। रानी जब आबूरदा माता के यज्ञ करवा रही होती है उस दौरान गुजरात के वल्लभी नगर पर मलेच्छ बाह्य आक्रांता जो भारत से बाहर के वो आक्रमण कर देते हैं और इस दौरान शिलादित्य युद्ध करते हुए मारा जाता है। जब रानी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो वो अपने पीहर से रवाना होती है वापस आबूरदा माता की पूजा करने के बाद। तो वो बीच रास्ते में पहुंचती है तब उसे कुछ ब्राह्मण मिलते हैं और वो ब्राह्मण कहते हैं कि पुष्पावती जी आप और यहां कैसे? तो वो बताती है भाई मैं आबूरदा माता के पाठ पूजा करवाने के लिए आई थी, पहले से राजकुमारियां है, मैंने सोचा इस बार राजकुमार मिल जाए, हो सकता हो कोई मैंने यहाँ मन्नत मांगी हो वो मेरी पूरी हो गई हो, पहले भी बहुत मन्नतें मांगी है पूरी हुई है, तो मैंने कोई चढ़ावा बोला और वो पूरा नहीं किया हो तो इसलिए मैंने सब चढ़ावे कर दिए, सुहामनी कर दी, प्रसादी कर दी और यज्ञ भी करवा दिया, अब मुझे पुत्र मिल जाए। उस दौरान वो कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं है कि वल्लभी नगर पर आक्रमण हो गया है। पुष्पावती कहती है नहीं ऐसी कोई बात मुझे मेरे ध्यान में नहीं है। तब वो बताते हैं कि वल्लभी नगर पर मलेच्छों ने बाह्य आक्रांतों ने आक्रमण किया और इस दौरान शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हुए। पुष्पावती कहती है अगर मेरे राजा की मृत्यु हो चुकी है तो फिर मैं जिंदा रहकर करूंगी क्या, मुझे भी अब सती होना जरूरी है। वो ब्राह्मण समझाते हैं कि हे माँ अब आप सती नहीं हो सकती। वो कहती है क्यों भाई ऐसा क्या है मैं सती नहीं हो सकती? कि आपके गर्भ में बच्चा है, पहले आप इसको जन्म दो फिर उसके बाद में आप चाहो तो सती हो जाना। पुष्पावती कहती है कि मैं बच्चे को तो जन्म दे दूंगी, हो सकता है उन बाह्य आक्रांताओं को मलेच्छों को पता चले कि अभी भी शिलादित्य के एक रानी है जो जिंदा है और वो गर्भ धारण कर रखी है, तो हो सकता है वो मलेच्छ या बाह्य आक्रांता कल मेरे ऊपर आक्रमण करने आ जाए। उस दौरान वो कहते कि कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, हम आपको एक ऐसी जगह रखेंगे जहां तक कोई नहीं पहुंच पाएगा उनमें से। एक गुफा में रखा जाता है जहां भील पहरा दे रहे होते हैं, चारों तरफ भील ही भील रहते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा एक सुरक्षा का स्थान दिया गया है गुफा में। उसी गुफा में उसी गुहा में पुष्पावती एक बच्चे को जन्म देती है। गुहा में जन्म देने के कारण उस बच्चे का नाम रखा गया था गुहिल। क्या नाम रखा गया? गुहिल। पुष्पावती उस गुहिल को विजयादित्य को सौंप देती है। ब्राह्मण था विजयादित्य। विजयादित्य बाद में
एक कमलावती नामक महिला जो ब्राह्मण है उसे सौंप देता है कि भाई अब इसका लालन पालन आपको करना है। पुष्पावती बच्चे की जिम्मेदारी विजयादित्य को देती है, विजयादित्य कमलावती को देता है। पुष्पावती विजयादित्य को बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी देने के बाद सती हो जाती है। अब वही बच्चा बड़ा हो चुका है और वो छोटे मोटे खेल खेल रहे हैं, उसी दौरान उस खेल में वो बच्चा राजा बनता है। ये पूरी घटना वहां खड़ा एक भील देख रहा था। वो आकर उसे बताता है कि तेरे पापा भी राजा थे पहले और तू जो है वल्लभी नगर का राजकुमार है। कहां का है? वल्लभी नगर का। बाह्य आक्रांताओं ने, मलेच्छों ने तेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया था। जो उसके बचपन के दोस्त थे अब वही उसकी सेना बनकर तैयार है। बचपन के दोस्त उसके कौन थे? भील थे। अब वो भील कह रहे हैं कि गुहिल तू डर मत, हम तेरे साथ है। गुहिल ने एक सेना तैयार की और उसने कहा कि अब हम वल्लभी नगर के मलेच्छों पर आक्रमण करेंगे और हमारा वल्लभी नगर वापस प्राप्त करेंगे। गुहिल पता करवाता है, तब पता चलता है कि अब उस वल्लभी नगर में तो कोई भी नहीं है। भाई आक्रांता थे, वो कब के चले गए। गुहिल कहता है यार कहीं ना कहीं तो मुझे मेरे साम्राज्य की स्थापना करनी है, कहां करूं। इस दौरान वो मेदपाट मेवाड़ वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है, जहां वो मेरो को युद्ध में हराता है और एक जगह है उस पर अधिकार कर लेता है, नागदा। और वो नागदा वाले भूभाग पर अधिकार कर लेता है जिसे मेदपाट के नाम से पहचाना जा रहा है। उसकी सेना के रूप में जो सैनिक है वो भील है। जब भील उसकी सेना में जुड़े तो भीलों ने कहा था कि गुहिल तू ये बता, जब तू साम्राज्य शुरू करेगा, अपने साम्राज्य की स्थापना करेगा तो हमें क्या देगा। गुहिल ने कहा मैं तुम्हारे कारण साम्राज्य प्राप्त कर रहा हूं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भीलों ने कहा कि हमें जंगल में रहना पसंद है, हमें जंगल के समस्त अधिकार चाहिए। भीलों ने कहा, यह बात कही तो गुहिल ने कहा मंजूर है। भीलों ने कहा कि देख जंगल में जो भी लकड़ी कंदफूल जो भी प्राप्त हो उन सब पर हमारा अधिकार है। गुहिल ने बोला हाँ ठीक है, अगर कोई जंगल से रास्ता भी पार करे तो आप उससे बोलाई कर लेना, आप गांवों की रक्षा करना, रखवाली कर लेना। आप यहां भी शराब बनाते हो वहां भी शराब बनाना, आप ही बेचना। आपको जंगल चाहिए, आपको जंगल दिया, आप तो मेरा साथ दो। गुहिल के साथ एक सैनिक टुकड़ी तैयार हुई है। वो सबसे पहले जो सैनिक टुकड़ी आई थी वो भील थे। इसी कारण भीलों को खूब सारी आजादी दी गई और यहां तक कि उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि वो प्रजा से कर वसूल कर सकते हैं, बोलाई कर के रूप में, रखवाली कर के रूप में, और यहां तक कि वो व्यापारी के रूप में शराब बनाकर बेच सकते हैं, अफीम बेच सकते हैं। और उन्हें यह भी अधिकार था कि जंगल में कोई भी वस्तु हो उन सभी पर भीलों का अधिकार रहेगा। सर आप पहले अन अकेडमी पर पढ़ाते थे क्या? जुझारधन, अरे मेरे जुझारधन, आपका अन अकेडमी पर नाम क्या था वो बताओ। आप तो अन अकेडमी पढ़ाया हुआ हूं भाई। सर आपका नाम मुकेश कुमावत। जुझार जी, आप तो जुझार लोक देवता निकले। मेरा पास्ट खंगाल दिया आपने, भविष्य भी बता दो फिर इस बात पर। शामोली अभिलेख, शामोली अभिलेख 646 ईस्वी। ये जो अभिलेख है शिलादित्य का है। किसका है? शिलादित्य। गुहिल के 5वें वंशज, गुहिल के 5वें वंशज शिलादित्य का अभिलेख।
गुहिल वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है ये। गुहिल वंश की जानकारी देने वाला, गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख। इससे गुहिल वंश की, इससे गुहिल वंश के समय को निर्धारित किया गया। गुहिल वंश का जो समय है 566 ईस्वी, वो इसी के आधार पर निर्धारित किया गया। इसमें जावर माता की, इससे कर लेना इसे, सॉरी, इससे जावर माता की व जावर खनन की जानकारी प्राप्त होती है। जुझार कमांडो के नाम से आता था। यस सर, आपके साथ बहुत क्लासें ली है आर्ट एंड कल्चर की अन अकेडमी पर। सही कहा, एकदम सही कहा भाई, जुझार कमांडो। चलो शामोली अभिलेख अब थोड़ा समझ लेते हैं। जो शामोली अभिलेख है, इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि यह अभिलेख गुहिल के 5वें वंशज शिलादित्य का है। गुहिल के 5वें वंशज शिलादित्य का है ये। जब हम वल्लभी नगर का इतिहास खंगालते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस समय गुहिल वंश की शुरुआत हुई थी और जिस समय गुहिल के पिता शिलादित्य की जानकारी प्राप्त होती है, हमें मेवाड़ के इतिहास में कि वल्लभी नगर में एक शिलादित्य राजा था। तो जो टाइम पीरियड वल्लभी नगर का बताया जाता है, उस टाइम पीरियड में वल्लभी नगर में कोई भी राजा शिलादित्य नाम का नहीं है और न था, इतिहास में आसपास में नहीं था। कर्नल जेम्स टोड को जैसे जो कहानी सुनने के लिए मिली, जो उसे तथ्य मिले, उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसने इतिहास लिखा था। गुहिल वंश का 5वां वंशज शिलादित्य गुहिल वंश की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और इसी के आधार पर हम गुहिल वंश का समय निर्धारित करते हैं। गुहिल वंश का क्या निर्धारित करते हैं? समय निर्धारित करते हैं। अच्छा, 2 बार लिख दिया कि निर्धारित, चलो एक हटा देते हैं भाई। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? समय निर्धारित करते हैं। इसमें जावर माता की व जावर खनन की जानकारी मिलती है। जावर में एक माता का मंदिर है, जावर माता, जावर माता की जानकारी मिलती है। अब देखो, ध्यान देना, इस शामोली अभिलेख के आधार पर हमें कहा गया है कि इसके आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आपको थोड़ा वो बताऊं। जैसे मानो पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, 5वां राजा। 5वां राजा कौन है? शिलादित्य। शिलादित्य का ये जो शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये 646 ईस्वी का है। कब का है? 646 ईस्वी का। अब हम ये मानते हैं कि एवरेज औसत के आधार पर कि प्रत्येक राजा ने कम से कम 20 वर्ष तो शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? कम से कम 20 वर्ष। तो हम इससे 20 वर्ष पीछे जाएं तो कितने आएंगे? 626। फिर इससे 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो 606। फिर इससे 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो 586। फिर इससे 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो 566 ईस्वी।
तो इसके आधार पर गुइल वंश का समय निर्धारित किया गया है, एवरेज के आधार पर, अनुमान के आधार पर। तो आप ध्यान रखना, गुइल वंश मुख्यतः स्पष्ट रूप से 566 ईस्वी में प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन शिलादित्य का जो 646 का अभिलेख प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख के आधार पर हम 20 वर्ष पीछे गए और ये हम मानते हैं कि गुइल वंश का शासन प्रारंभ कब हुआ? 566 ईस्वी में। अब हम राजा पढ़ते हैं गुहिल। गुहिल वंश का संस्थापक, किसका संस्थापक है? गुहिल वंश का संस्थापक है भाई गुहिल। गुहिल वंश का संस्थापक। हमने अभी पीछे टाइम पीरियड देखा कि स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। कब रखी नींव? 566 ईस्वी में। मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया था। चौहान वंश की नींव कब रखी गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में। किससे जानकारी प्राप्त होती है? राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से। फिर सांबर झील का निर्माता की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से। ध्यान रखना है थोड़ा। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिल। 566 ईस्वी में नींव रखी थी। नींव 566 ईस्वी। पिता कौन थे? शिलादित्य। पिता शिलादित्य वल्लभी नगर के राजा। कहां के थे? वल्लभी नगर के राजा। माता पुष्पावती। माता कौन है रे? पुष्पावती। एक मूवी है अक्षय कुमार की बेटी पुष्पा, तो थोड़ा याद रखना। अरे पुष्पावती। लालन पालन किसने किया था? कमलावती ब्राह्मणी महिला ने। लालन पालन करने वाली कौन थी? एक कमलावती ब्राह्मणी महिला थी। कमलावती थी जो ब्राह्मण थी। कमलावती ब्राह्मण। कमलावती ने किया भाई। ब्राह्मण थी ये। कौन थी? ब्राह्मण। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसने मेरो को हराकर, इनको हराकर, मेरो को हराकर मेदपाट पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? मेदपाट पर अधिकार किया। अधिकार करने वाला कौन है? गुहिल। कौन है? गुहिल। गुहिल ने मेरो को हराया और मेदपाट पर अधिकार किया। बुराराम जी सर थोड़ा रिवीजन करना शामोली अभिलेख से। कोई बात नहीं बुराराम जी, अभी जब ये थोड़ा पढ़ा दूंगा तो वापस बता दूंगा, ठीक है? अभी जो चल रहा है उसे तो कवर करो, पीछे की टेंशन मतलब। आपने कमेंट कर दिया, आपका कमेंट पर ध्यान जा चुका है बुराराम जी, और फाइनली रिवीजन करवाया जाएगा। पूरे गुहिल का वापस रिवीजन करेंगे। गुहिल के बाद में कोई राजा बनता है तो वो राजा बनने वाला है काल भोज बप्पा रावल। कौन है? काल भोज बप्पा रावल। अब काल भोज बप्पा रावल के बारे में पढ़ते। देखो गुहिल के बारे में इतने जो हमने पढ़ लिया, अब है काल भोज बप्पा रावल। व्यवस्थित जानकारी मिलती है काल भोज। काल भोज जो है, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि यह काल भोज जो है ये एक छोटा सा बालक था। इसके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर यह एक ऋषि थे हारित ऋषि, उनकी गायों को चराया करता था। हारित ऋषि थे, एक ऋषि थे हारित ऋषि, उनकी गायों को चराने का कार्य करता था। कौन? काल भोज। हारित ऋषि के अनुसार, सॉरी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, हारित ऋषि क्या, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार।
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हरित ऋषि की गायें चराता था। लेकिन वही कविराज श्यामलदास है इतिहासकार। कौन है? कविराज श्यामलदास, जिन्होंने बुक लिखी वीर विनोद। कविराज श्यामलदास, कविराज श्यामलदास साहब कहते हैं कालभोज सामंत था। कालभोज क्या था? सामंत था। कालभोज सामंत था। ये लो भाई, कविराज श्यामलदास कहते हैं कि ये गायें नहीं चराता था, तो फिर ये हरित ऋषि की जो गायें थी उनके लिए चारे की व्यवस्था करता था। कौन करता था? कालभोज। हम अब कालभोज को सामंत मानकर पढ़ते हैं या फिर एक गवाला मानकर पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी मानकर पढ़ो, लेकिन यह सत्य है कि कालभोज मेवाड़ का राजा बनता है। आखिर कैसे बनता है वो देखते हैं। चित्तौड़, जिस पर मौर्यों का अधिकार है, और इस समय चित्तौड़ में मानमोरी मौर्य है। कौन है? मानमोरी मौर्य। चित्तौड़ का राजा है मानमोरी मौर्य। चित्तौड़ का जो राजा है मानमोरी मौर्य, उसके समय में, उसी के टाइम पीरियड में सिंध का राजा है दाहिर। चित्तौड़ का राजा कौन है? मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य। और इस समय पंजाब, अपने पाकिस्तान की तरफ पंजाब, उधर उस जगह सिंध का राजा है दाहिर। एक बाह्य आक्रांता आ रहा है सिंध पर आक्रमण करने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम। कौन आ रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इस दौरान चित्तौड़ के जितने भी मंत्री है, दरबारी है, सब मानमोरी को कह रहे हैं कि तू एक काम कर मानमोरी, यहां से जा और सिंध के राजा दाहिर की सहायता कर। अगर मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर जीत लिया, अगर दाहिर को मौत के घाट उतार दिया, दाहिर को जीत लिया और सिंध पर अधिकार कर लिया, तो आने वाले समय में मेवाड़ पर भी आक्रमण करेगा। मानमोरी मौर्य ने कहा कि अभी कौन सा उसने सिंध पर आक्रमण कर दिया, अभी समाचार मिले उसे आने दो, मैं देख लूंगा। जब मानमोरी मौर्य से वापस मंत्रियों ने कहा कि दाहिर पर अब आक्रमण कर दिया गया है, सिंध पर आक्रमण कर दिया गया है, अब तो जाओ आप। मानमोरी मौर्य ने कहा कि आपको क्या पता, वो वहां पर विजय प्राप्त करने के बाद मेवाड़ आएगा, हो सकता वो वहीं रुक जाए। दाहिर केसरिया करता है, इसकी रानी जौहर करती है। यहां पर साका होता है 712 ईस्वी में। कब होता है? 712। अब मोहम्मद बिन कासिम आसपास में जितने भी क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। मंत्री दरबारी समझा समझा कर परेशान हो चुके मानमोरी को। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है कालभोज, जिसने छोटे मोटे युद्ध लड़े थे गवाले रहते हुए या फिर सामंत रहते हुए, और उसकी विजय हुई है। और उसके गुरु थे हरित ऋषि, जिनकी गायों के लिए वो चारे की व्यवस्था करता था। उन हरित ऋषि ने अपने अंतिम समय में उसी कालभोज से कहा था कि तू आने वाले समय में चित्तौड़ का राजा बनेगा। उन्होंने अपने अंतिम समय में यही आशीर्वाद दिया था गायों की सेवा करने के कारण कालभोज को। मानमोरी के जो दरबारी थे, उन्हें लगा कि अब वो समय आ चुका है जिस समय का जिक्र किया था हरित ऋषि ने,
और शायद उन्होंने सही कहा था, आशीर्वाद सही दिया था सभी के सामने कि हे काल भोज, तू आने वाले समय में चित्तौड़ का राजा बनेगा। काल भोज जो अपनी कुटिया में आराम से सो रहा है, प्रातः काल जैसे जगता है उसके चारों तरफ मानमोरी के सामंत दरबारी सब उपस्थित हुए हैं, और वो सब जैसे ही काल भोज जगता है उसे कहते हैं कि काल भोज तुम एक काम करो, तुम मानमोरी पर आक्रमण करो। काल भोज कहते हैं ये क्या करो, अरे मेरे पास न सेना है, न सामंत है, न दरबारी है, न मंत्री है, मैं कहां से आक्रमण कर दूं। उस दौरान उससे कहा जाता है कि आप आक्रमण करो, सेना तैयार है, सेनापति तैयार है, दरबारी तैयार है, मंत्री तैयार है, बस आप तो आदेश दो। काल भोज ने बोला भाई चल क्या रहा है, मुझे ये तो बताओ, प्रातः काल जैसे जगाऊं आप एकदम से मुझे कह रहे हो आज से हमारे राजा आप हो। तब उसे बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, अब उसका नेक्स्ट लक्ष्य मेवाड़ है, और मानमोरी हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है, कितने सालों से हम उसे कह रहे हैं, तो तुम हथियार उठाओ, पहले आप मानमोरी को रहो फिर मोहम्मद बिन कासिम को रहना। इस बार काल भोज को लगा कि गुरु हारित ऋषि ने जो आशीर्वाद दिया था वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। काल भोज हथियार उठाता है, 734 ईस्वी में मानमोरी मौर्य को हरा देता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद भी वो अपनी राजधानी नागदा ही रखता है। क्या रखता है? राजधानी नागदा। तो यहां लिखा नहीं तो मैं लिख देता हूं, राजधानी नागदा थी। राजधानी क्या थी? नागदा। अभी वो अपनी राजधानी नागदा ही रख रहा है। वह व्यक्ति, वह राजा जिसने चित्तौड़ पर अधिकार किया, फिर भी वो ये चाह रहा है कि मेरी राजधानी तो नागदा ही रहे। काल भोज को हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ प्राप्त हुआ है। आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। काल भोज ने 734 ईस्वी में, कब्रे 734 ईस्वी में काल भोज ने आराम से लिखते हैं भाई, कहां भगना है, आप भी यही मैं भी यही। 734 ईस्वी में काल भोज ने चित्तौड़ के राजा मानमोरी मौर्य को, मानमोरी मौर्य को पराजित किया। मानमोरी मौर्य को हराने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम को हराया। मोहम्मद बिन कासिम को हराया। जैसे ये बात बाहर फैली कि मोहम्मद बिन कासिम को हरा दिया गया, तो इराक से हजात आक्रमण करने के लिए आता है। इराक से कौन आक्रमण करने के लिए आता है? हजात। तो इराक के हजात को हराता है, इराक के हजात को हराया। जैसे ये जानकारी फैलती है कि एक राजा है भारत में काल भोज, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को हराया, इराक के हजात को हराया, तो अरब से जुनैद आता है। कौन आता है? अरब से जुनैद। अरब के जुनैद को भी हरा देता है। लो भाई, अरब के जुनैद को भी हराया। विदेशी 3 आक्रांताओं को हरा दिया है। एक घरेलू राजा को हराया, मानमोरी मौर्य को, उसका तो बेचारे का टाइम पीरियड ही खराब था, खुद के हाथों खराब लया। फिर मोहम्मद बिन कासिम को हराया, इराक के हजात को हराया, और अरब के जुनैद को हराया। काल भोज बप्पा रावल यहीं नहीं रुकता है। जब गजनी के शासक सलीम को पता चलता है कि भारत में एक राजा है
जितने भी बाह्य आक्रांता गए, मुस्लिम आक्रांता, उन सभी को हरा दिया है। इस बार गजनी वाले सलीम ने कहा कि भी मेरे से पंगा नहीं हुआ, काल भोज तेरा, नहीं तुझे पता चल जाता कि हम है क्या चीज। और गजनी से सलीम अपनी एक बड़ी सैनिक टुकड़ी भेजता है मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। काल भोज उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारता है, अरे क्या भयंकर मारता है। और उनसे पूछता है कहां से आए? गजनी से। ये गजनी किधर है? बोला ए ठेठ वहां है। तो बोला ठेठ वहीं चलूंगा। सलीम के सैनिकों को पीटते पीटते ले जाता है, गजनी पहुंचता है। गजनी में जाकर सलीम को हराता है। अरे सलीम कहता है भाई मैं तेरी काली गाय, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, तू मुझे माफ कर दे। काल भोज ने बोला मेरा नाम काल भोज है, तुझे नाम से पता नहीं चला क्या? मैं काल हूं, मेरे से जो भी युद्ध किया है उसके लिए मैं एक काल हूं, तेरा भी मैं काल हूं। मैं तुझे गद्दी से हटाता हूं और यहां मैं अपने भांजे को राजा बनाऊंगा। एकमात्र राजा है जो किसी विदेश में जाकर वहां के राजा को हराकर और वहां अपने भांजे को राजा बना रहा है। उस व्यक्ति का नाम है, उस राजा का नाम है काल भोज। अभी यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था काल भोज के को लेकर। कैसे राजा हुए हैं मेवाड़ में, चित्तौड़ में, राजस्थान में, राजपूताना में, जहां हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, वहीं विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली वालों को अपना सामंत बनाकर रख देता है। जो राजा हुआ करते थे उन्हें सामंत बना दिया है। वहीं हम अब देख रहे हैं कि एक मेवाड़ का राजा है काल भोज, जो गजनी जा रहा है, गजनी में जाकर सलीम की ठुकाई करता है और वहीं अपने भांजे को राजा बनाता है। अगर ये राजपूताना के राजाओं ने पहले कर लिया होता या फिर आगे जाकर कर लिया होता, अपनी टेरिटरी से बाहर निकले होते, तो शायद मेवाड़ या नहीं राजस्थान का राजपूताने का इतिहास कुछ और ही हो रहा होता आज। लेकिन राजपूताना के जितने भी राजा थे उन सभी को ऐसे लगता था कि हम हमारी टेरिटरी से खुश है, हमें यहीं रहना चाहिए, हमें हमारी टेरिटरी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलने की सबसे पहले कोशिश की तो किसने की थी? काल भोज बप्पा रावल या विग्रहराज चतुर्थ या फिर मूलराज प्रथम को हराने वाला विग्रहराज द्वितीय, जो बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनाता है। ये राजा तो अपनी टेरिटरी से बाहर निकले, लेकिन ये तो देश से ही बाहर निकल गया काल भोज। क्या भयंकर दमन करता है गजनी के सलीम का। काल भोज ने गजनी के सलीम को हराया, वह वहां पर अपने भांजे को गद्दी पर बैठाया। इसका भांजा था, उस भांजे को कहां बैठाया? गद्दी पर बैठाया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो काल भोज जब वापस लौट रहा था, उसे लगा कि यार कल कोई भी अगर एरा घेरा नत्थु घेरा कोई भी राजा उठकर आए, जैसे अभी राजा आए जो सब हार चुके हैं, काल भोज के लिए तो ये एरे घेरे नत्थु घेरे, अगर कल कोई भी ऐसा राजा आए उठकर, तो उसे पता चलना चाहिए कि अब ये बाउंड्री जो है काल भोज की है, इससे आगे नहीं चलना है। पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, रावलता पिंड, पंजाब में है। पंजाबी भाषा में क्षेत्र को पिंड कहा जाता है। काल भोज को बप्पा रावल भी कहा जाता है, आगे चर्चा करेंगे बप्पा रावल पे। काल भोज की उपाधि है बप्पा रावल। काल भोज वहां रुका और अपनी बाउंड्री निर्धारित करता है उसी जगह से जिसे कहा गया, वहां एक चौकी स्थापित करता है, कुछ सैनिकों को रोकता है, वहां कुछ समय के लिए रुकता है स्वयं काल भोज बप्पा रावल। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये रावलदा पिंड है, पिंड यानी क्षेत्र, जगह, ये रावलदा पिंड है। बाद में धीरे धीरे वही जगह रावलपिंडी नाम से पहचानी गई। सोचो क्या राजा रहा होगा जिसका भूभाग मेवाड़ है और वो अपनी सीमा बाउंड्री बनाकर आ रहा है
पंजाब में रावलपिंडी नाम से, जहां अपनी टेरिटरी करके आया। या तो केजीएफ में कहता है यश कि ऑल ओवर माई टेरिटरी, या फिर कहने वाला कौन है? काल भोज है कि ये न तेरी टेरिटरी न उसकी टेरिटरी, ऑल ओवर मेरी टेरिटरी, सब कुछ मेरा है। जहां गया काल भोज विजय हुआ था। काल भोज का तो इतना काल फैला हुआ था कि काल भोज जिस गांव से गुजरता था, कहा जाता उस गांव वाले विवाह कर देते काल भोज से अपनी पुत्री का, कि ये अटैक नहीं कर दे। इतिहासकार कुछ कहते हैं कि काल भोज के 100 रानियां थी, उसमें से 35 रानियां तो मुस्लिम थी। रावलपिंडी शहर का नामकरण, रावलपिंडी शहर का नामकरण काल भोज के, काल भोज की उपाधि बप्पा रावल से हुआ। जहां भी जाता था विजय प्राप्त होता था, इस कारण इसे कहा गया कि ये तो बापू है। बप्पा यानी बापू। गांव में आज भी कोई बुजुर्ग इंसान हो, उसे बप्पा कहा जाता है, बापू कहा जाता है। एक सुनील शेट्टी का गाना है बप्पा बप्पा बप्पा, आपने सुना हो या यूट्यूब पर देखा हो। तो इन सबको छोड़ो, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, चलो इसे भी छोड़ो। रविंद्र जडेजा को एक बार नरेंद्र मोदी मिलने के लिए गए हुए थे, तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था आओ बापू। गुजराती रेस्पेक्टेड वर्ड है ये बापू, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को क्या कहा जाता है? बापू। एक रेस्पेक्टेड शब्द है। गुजरातियों ने काल भोज को बप्पा कहना पसंद किया, बप्पा रावल नाम पड़ा। फिर एक बार हम आक्रमण देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हरित ऋषि का एज रहता था। कविराज श्यामलदास के अनुसार काल भोज सामंत था। 734 ईस्वी में काल भोज चित्तौड़ के राजा मानमोरी मौर्य को पराजित करता है। मोहम्मद बिन कासिम को रहा, इराक के हजरत अरब को जुनैद को रहा, गजनी के सलीम को रहा, वहां अपने भांजे को राजा बनाया। और रावलपिंडी शहर का नामकरण काल भोज की उपाधि है बप्पा रावल, इसी के नाम पर है। ये लो भाई बप्पा रावल उपाधि है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये लो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये काल भोज और बप्पा रावल है, इन्हें रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डीआर भंडारकर ने आहार अभिलेख के आधार पर गुहिल को ब्राह्मण कहा, तो उस समय मैंने यह भी कहा था कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में काल भोज को ब्राह्मण बताया गया, विपर वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन सा ब्राह्मण? विपर वंशीय ब्राह्मण। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में काल भोज को विपर वंशीय ब्राह्मण बताया। क्या बताया? विपर वंशीय ब्राह्मण बताया। इसमें बताया गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ध्यान रखना है थोड़ा कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया। भाई किसमें बताया गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में काल भोज बप्पा रावल दोनों को अलग अलग बताया गया। जीएच ओझा व
आठपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आठपुर अभिलेख। शक्ति सिंह ने लिखवाया था। आगे आएगा राजा शक्ति सिंह, 977 ईस्वी का है, 977 ईस्वी। ये लो 977 ईस्वी में कालभोज का पुत्र खुमान बताया है। कालभोज का पुत्र किसे बताया है? खुमान। कालभोज का पुत्र खुमान बताया है। ये जो खुमान है, इसके समय अरबियों ने आक्रमण किया और इसने अरबियों को हराया था। खुमान ने अरबियों को हराया। किन्हें हराया? अरबियों को। अरबियों को हराया। कालभोज संन्यास ले लेता है और अपने बेटे को चित्तौड़ की, मेवाड़ की जिम्मेदारी सौंप देता है। अपने पुत्र खुमान को इसने राजपाट सौंपा और खुमान के समय अरबियों ने आक्रमण किया और इसने अरबियों, जो अरब दिशा की तरफ से आ रहे, उन्हें हम अरबी कहते थे। क्या कहते थे? अरबी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और आठपुर अभिलेख के अनुसार कालभोज बप्पा रावल का पुत्र था। तो वो कौन था? खुमान। उसी खुमान ने अरबियों को युद्ध में हराया। इसका 115 ग्रेन का सोने का सिक्का, कालभोज का 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जिस पर नंदी है, त्रिशूल है, एक व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये सब आकृति हैं। ये अजमेर में मिला था गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। उसने जब इस सिक्के के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि सिक्के पर जो समय दिया हुआ है वो कालभोज के समय का टाइम पीरियड है और ये कालभोज का सिक्का है जो 115 ग्रेन का था। ग्रेन का मतलब गेहूं का दाना। जब जीएच ओझा साहब को पता चला भी अजमेर में किसी व्यक्ति के पास ये सिक्का है तो जीएच ओझा साहब लेने गए तो उसने कहा होगा भाई इसके मूल्य में मुझे कुछ ना कुछ दो। तो कालभोज के सिक्के का जब जीएच ओझा साहब ने वेट किया, वजन किया, तो उन्होंने गेहूं के दाने रखे। 115 गेहूं के दानों के बराबर उसका वजन था। इसका 115 ग्रेन सोने का सिक्का और एक 27.5 रत्ती का चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का मिला। आप तो इतना ही ध्यान रख लो। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का प्रारंभ करने वाला था तो कौन था? कालभोज बप्पा रावल। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम को 734 में युद्ध हराने वाला कौन था? कालभोज बप्पा रावल। फिर मान मोरी को हराया, इराक के अजात को हराया, अरब के जुनीद को हराया, गजनी के सलीम को हराया, गजनी में अपने भांजे को राजा बनाया और रावलपिंडी शहर बसाया। इसका 115 ग्रेन सोने का सिक्का मिला। तो जुझार जी, आपने पिछली क्लास से ली नहीं या अभी आप नए नए ऐप से जुड़े हो? निर्माण कालभोज ने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? एकलिंग मंदिर का। एकलिंग मंदिर का निर्माण कहां करवाया रे? भगवान शिव कहां बैठते थे? कैलाश पर्वत। भगवान शिव कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो एकलिंग मंदिर वाली जो जगह है उसे कैलाशपुर कहा गया। क्या कहा गया? कैलाशपुर। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो इस जगह को भी हमने क्या कहा? कैलाशपुर। कैलाशपुर कहा गया। भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया एकलिंग जी का, जिसे क्या कहा गया? एक। मेवाड़ वाले राजा ये कहते हैं कि राजा हम नहीं है तो फिर राजा एकलिंग जी है, भगवान शिव है तो फिर हम तो दीवान है। उसका मुख्य कारण है
काल भोज जब गद्दी पर बैठा, गाय चराने वाला जब गद्दी पर बैठा तो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब उसे रुपये चाहिए होते तो उसके अधीन जो कार्य कर रहे थे सामंत, वो कहते अच्छा ये बात, कल गद्दी पर बैठा आज हमें सिखाएगा कि क्या करना है। जैसे ये वो स्थिति हो गई जैसे आप ही का कोई दोस्त ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास लेने के लिए आ जाता है, आप कहते हो अच्छा तेरे से पढ़ेंगे, हम जानते नहीं तू क्या चीज है। वो स्थिति हो चुकी है। अब जो है काल भोज बप्पा रावल को लगा कि यार ये मंदिर के लिए ऐसे तो रुपया नहीं देंगे, तो फिर कैसे ले। काल भोज फिर जब किसी भी व्यक्ति के पास जाता है और उसे कहता है देखो भगवान शिव मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरे मंदिर का निर्माण करवाना है, अगर तुम्हें कोई रुपये नहीं दे तो मैं देख लूंगा। अब सब रसीद कटवाने लग गए और कोई भी मंदिर के आसपास से गुजरते तो वो भी रुपये देते। पहले जो रुपयों का लेन देन किया जाता है वो कर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? कर के। भाई सामंत राजा के द्वारा कोई भी रुपया किसी भी रूप में लिया जाता था तो वो मुख्य रूप एक ही हुआ करता था, वो होता था कर। भाई आपको कर देना है, मंदिर बनवाना है तो भी आपको क्या देना है? कर देना है। जैसे सरकार के पास आज अपना रुपया जाता है तो किसके रूप में जाता है? टैक्स के रूप में। अगर कल ही सरकार कह दे कि आप अपनी इच्छा से कोई रुपये देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो, तो आप समझो आप दोगे या नहीं दोगे है? निर्मला सीतारमण जी एक बार एक वीडियो वायरल हुआ था जिस दौरान वो किसी मेट्रो ट्रेन में खड़े हैं, उन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं दे रहे। कल ये वीडियो पता नहीं पूरा क्या था, लेकिन आने वाले समय में तुम ऐसी स्थिति कर दो पूरी सरकार की। बाकी वाली क्लास के टाइम फ्री भी नहीं होता हूं। अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? कैलाशपुर उदयपुर में ही है भाई। अरे राजधानी जब नागदा है, नागदा कहाँ है? उदयपुर। अब हम ले लेते कालभोज की उपाधियां। कालभोज की उपाधियां, कालभोज की उपाधियां ले लेते हैं। राजगुरु, राजाओं का, सभी राजाओं का गुरु है, सबको हरा दिया। और राजाओं को ये कहा आसपास वालों को कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण हो तो मुझे याद करना, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। हिंदुओं की रक्षा की, इसलिए हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य। चारों दिशाएं जीत ली थी इसलिए हमने इसे कहा चकवे। चारों दिशाएं जीतने के कारण हमने इसे क्या कहा? चकवे का। राजगुरु, हिंदू सूर्य, चकवे। कौन है? काल भोज बप्पा रावल। उपाध्याय, राजगुरु, हिंदू सूर्य, चकवे। रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विप्रश्री वंशीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने इराक के आजाद को राया, अरब के जुनैद को राया, गजनी के सलीम को राया। गजनी में तो अपने भांजे को राजा बनाया और इसके नाम पर एक शहर बसाया गया, रावलपिंडी शहर।